जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से और सबसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, लैट, गैट, एलएलबी ट्यूशंस की क्लासेस देते हैं। और आप जिस चीज़ की भी यानी कि क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो हम हमारे इस नंबर पे 030375345561 पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना जी। आइए आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 क्यूएसओ पे हम पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। 2 चैप्टर हमने क्यूएसओ का कंप्लीट कर लिए थे, सेक्शन आर्टिकल A17 तक। ठीक है ना। कानून शहादत आर्डर 1984। चैप्टर 3 शुरू करते हैं जी आज। ठीक ना। ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर 3। ये जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर 3 है ना, ये आर्टिकल जो है 18 से लेकर 69 तक है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको हम क्या करने इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 3-4 लेक्चर्स में ये हो जाएगा कंप्लीट। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 18 क्या कहता है? वो कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है ना। एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, जो रेलिवेंट फैक्ट होगा और फैक्ट इन इशू होगा तो उसकी आप एविडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज की भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। मतलब कि अगर किसी केस में या सूट में कोई फैक्ट इन इशू में बात फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द एविडेंस मे बी गिवन, एविडेंस दी जा सकती है किसके? इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस के आर नॉन एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट, के वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इन इशू, फैक्ट इन इशू ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है ना। रेलिवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स। इसमें आपको समझ आई कि उसने कहा कि जो एविडेंस है वो दी जा सकती इन एनी सूट और प्रोसीडिंग में किसी भी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस के बारे में या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है ना ये। और इसके अलावा किसी भी फैक्ट की एविडेंस नहीं दी जा सकती। हाँ, किसी केस में जो फैक्ट होगा वो रेलिवेंट होगा तो आप उसकी एविडेंस देंगे ना जी। अगर वो रेलिवेंट होगा ही नहीं तो आप उसकी एविडेंस कैसे देंगे? या फैक्ट इन इशू होना चाहिए या रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। तो यही दो चीजें हैं। अब ये दो चीजों को यानी कि हम लेके चलेंगे। ठीक है ना जी। आर्टिकल 18 कहता है कि एविडेंस सिर्फ और सिर्फ उस चीज की, उस फैक्ट की दी जा सकती है जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है ना। ये आपने दोनों चीज याद रखनी है। ये पेपर में आता भी है क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन, और कह रहा है कि दिस आर्टिकल शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन, किसी भी शख्स को इस काबिल नहीं बनाएगा टू गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट, कि वो ऐसे फैक्ट की क्या दे, एविडेंस दे विच ही इज डिसइंटाइटल्ड टू प्रूव, कि वो डिसइंटाइटल है जिसको यानी कि सिविल प्रोसीजर जो है वो डिसइंटाइटल करता है कि वो किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कासर है, मतलब कि वो नहीं कर सकता। विच ही इज डिसइंटाइटल, जिसके तहत वो डिसइंटाइटल है टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि यानी कि कोई भी लॉ, किसी भी लॉ की प्रोविजन के तहत फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू द सिविल प्रोसीजर। हाँ, अगर सिविल प्रोसीजर की किसी भी प्रोविजन के प्रोविजन ने किसी शख्स को यानी कि वो क्या कर दिया, डिसइंटाइटल कर दिया कि वो एविडेंस नहीं दे सकता किसी भी फैक्ट की, तो फिर वो ये जो आर्टिकल है वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा। ये आर्टिकल उस पर अप्लाई नहीं करेगा। आपने ऊपर कह दिया कि एविडेंस दी जा सकती है किसी भी फैक्ट इन इशू की, रेलिवेंट फैक्ट की, लेकिन उसने कहा है दी जा सकती है। लेकिन अगर प्रोसीजर जो है, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, वो अगर एक बंदे को डिसइंटाइटल कर सकता है कि क्या कह कर देता है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता, तो फिर वो एविडेंस ना फैक्ट इन इशू की दे सकता है ना रेलिवेंट फैक्ट की दे सकता है। ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए को ट्राई किया जा रहा है कि बी के मर्डर, उसने बी का मर्डर किया है, बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ, कि उसने इंटेंशनली क्या किया है, क्लब के साथ मारा है और बी की उसकी डेथ हुई है। ए एट ए ट्रायल्स में फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू, फॉलोइंग फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। कौन कौन से? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, के ए का बी को क्लब के साथ मारना, ये भी फैक्ट इन इशू हो सकता है। ए काजिंग बी डेथ बाई सच बीटिंग, के जो बी की डेथ हुई है वो ए के मारने की वजह से हुई है। और ए इंटेंशन टू काज बी डेथ, ए इंटेंशन टू काज बी डेथ, कि ए इंटेंशन रखता था किसको? बी को मारने की। ठीक है ना।
ये तमाम क्या हो सकते हैं, फैक्ट इशू हो सकते हैं। आगे बी जो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम, अपने साथ वो नहीं लाता, क्या नहीं लाता, एंड हैव इन रेडीनेस ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। एक बंदा जो है वो क्या शूटर, उसने शूट किया, वो फर्स्ट हियरिंग पे, अपनी फर्स्ट हियरिंग पे क्या करता है, वो फर्स्ट हियरिंग पे क्या नहीं लाता, बॉन्ड नहीं लाता जिस पे वो रिलाई करता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि दिस आर्टिकल, ये जो आप आर्टिकल 18 पढ़ा है हमने, डज नॉट एनेबल हिम, इसको इस काबिल नहीं बनाएगा टू प्रोड्यूस द बॉन्ड आर प्रूव इट्स कंटेंट्स, कि वो उसके वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, बॉन्ड प्रोड्यूस करे, या उसके कंटेंट्स को प्रोड्यूस करे सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे वो उसको प्रूव नहीं करेगा, उसको फिर मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ फॉर द टाइम being in force relating to civil procedure। यहाँ पे उसने कहा है कि अदर देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, मतलब कि अगर हाँ लॉ ने अगर कोई कंडीशन सिविल प्रोसीजर ने कोई प्रिस्क्राइब कर दी है, फिर उसके तहत हो सकता है वो अगली हियरिंग में, अगली स्टेज पे भी, केस की अगली स्टेज पे भी वो उसको बॉन्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि वो फर्स्ट हियरिंग पे नहीं लाया जिस पे वो क्या करता है, वो रिलाय कर रहा है बॉन्ड पे, तो वो अगली स्टेज पे भी नहीं ला सकता, उसको प्रूव कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर सिविल प्रोसीजर की किसी प्रोविजन ने उसको यानी कि कोई कंडीशन बताई है कि वो कर सकता है, तो फिर अदरवाइज वो कर सकता है, अदरवाइज नॉट, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी ना। ये जी इसका एमसीक्यू नंबर 1 करते हैं, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, बी ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 2, evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non existence, बी ए ऑप्शन ठीक है जी। ये मैंने ऊपर सारा पढ़ दिया है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से करूंगा। एमसीक्यू नंबर 3 जो क्या कहता है कि एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस दी जा सकती है इन एनी सूट और प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट इन इशू की और अदर फैक्ट्स आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। जो रेलिवेंट ए ऑप्शन ठीक है जी, रेलिवेंट, ठीक है ना। ये अफेक्ट इन इशू तो ऊपर आ गई बात, अब रेलिवेंट आएगा, ए ऑप्शन ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 4 क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 4 ये कहता है कि द आर्टिकल 18 शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट व्हिच ही इज दिस entitled to prove, this entitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to the civil procedure। अगर सिविल प्रोसीजर के किसी भी प्रोविजन उसको यानी कि डिस इंटाइटल कर दिया है तो ए ऑप्शन ठीक है, डिस इंटाइटल टू प्रूव, डिस इंटाइटल टू प्रूव आप ऊपर चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डिस इंटाइटल टू प्रूव आया, ठीक है ना, ये आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द क्लब विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ। ए ने को ट्राई किया जा रहा है कि बी का उसने मर्डर किया है, क्लब के साथ मारा है, इंटेंशन थी उसकी मारने की। ए के ट्रायल पे फॉलोइंग फैक्ट इशू हो सकते हैं, कौन कौन से, ए बीटिंग विद बी क्लब्स, ए काजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग, और इसमें क्या मर्डर ऑफ ए इंटेंशन टू काज बी डेथ, ए इंटेंशन टू काज बी डेथ और डेथ, ए इंटेंशन टू काज बी डेथ, बी ऑप्शन ठीक है जी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 6, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग, अगर एक शूटर को जो है उसने शूट किया, वो अपने साथ वो क्या नहीं लाता, फर्स्ट हियरिंग पे बॉन्ड नहीं लाता जिस पे वो रिलाई कर रहा है, तो ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18, 16, 19, कौन सा है 18, हम 18 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो ही नहीं करता रिलाई, वो अलाउ नहीं करता फिर, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आर्टिकल जो है 19 पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, इसको कहते हैं, ये जो है ना, ये जो आर्टिकल 19 से ये आपको बताता है रेस जस्टाई, रेस जस्टाई, रेस जस्टाई के बारे में बात करता है, ठीक है ना, रेस जस्टाई के बारे में बात करता है। इसका मैं फार्मूला बताता हूँ आपको, इसका मतलब कि ये बताता हूँ कि ये होती क्या है, ठीक है। रेस जस्टाई का मतलब है थिंग्स डन, थिंग्स डन, रेस जस्टाई का मतलब है थिंग्स डन, मतलब के रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब के रेलेवेंसी फैक्ट्स के फैक्ट्स का रेलेवेंट होना, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे, सम ट्रांजैक्शन नहीं है ना, सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, अगर एक कोई फैक्ट है, डिफरेंट फैक्ट्स हैं, वो सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, तो वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में आएंगे और इसको कहेंगे रेस जस्टाई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्यों कौन सा होगा, रेस जस्टाई, और इसका मतलब होगा थिंग्स डन, ठीक है। अच्छा,
क्या जी, इसको पढ़ते हैं जी, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। अगर उसने कहा कि अगरचे फैक्ट जो है वो इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू आर नॉट इन इशू, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह कनेक्टेड है कि एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कि वो सेम ट्रांजेक्शन ही बना रहे हैं, सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है, तो वो फैक्ट क्या होंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम, चाहे वो सेम टाइम पे अकर्ड हुए हैं, सेम टाइम पे, या सेम प्लेस पे, या डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हुए हैं। ये दोनों चीजें ने आपने याद रखनी है। कोई फैक्ट है वो फैक्ट इन इशू के फैक्ट इन इशू भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फैक्ट इन इशू का इस तरह से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है, ठीक है ना, तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, चाहे वो सेम टाइम पे अकर्ड हुए हैं, चाहे डिफरेंट टाइम पे अकर्ड हुए हैं, ठीक है ना। आप आगे इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, ए ने बी को मारा है, कि उस पे बी को मार दिया, उसको यानी कि मारा है, उसको बी को मर्डर किया है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, बी का मर्डर का इल्जाम किस पर है, ए जी। अब क्या होता है, वट एवर वाज सेड, जो भी कहा गया, आर डन बाई द ए आर बी आर द बाई स्टैंडर्ड एज अ बीटिंग, जहाँ पर वो मारा जा रहा था, उस वक्त बाई स्टैंडर्ड यानी कि जो खड़े थे लोग, उन्होंने जो भी कहा, ए ने बी को कहा या बी ने जो भी ए ने ए को कहा, तो जो भी कहा गया, सो शॉर्टली बिफोर, उससे पहले, या आफ्टर इट, उसके बाद, एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो वो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बना रहा है, ठीक है ना, मान कि ए ने बी को मारा है ना, अब बी ने ए को क्या कहा, ए ने बी को क्या कहा, वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा, ये क्या है, उससे पहले कहा या बाद में कहा, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सेम पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बना, एक ही ट्रांजेक्शन हुई है, उस डिफरेंट जो जो कहा है वो फैक्ट है, वो ये क्या होगा, इज अ रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। तमाम चीजें क्या कहलाएंगे, इज अ रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। आगे बी करते हैं, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान, ए क्यों ए पे इल्जाम ये है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए उकसाया है, बाय टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड इंसर इंसरकेशन, ठीक है ना, इंसरक्शन, सॉरी इंसरेक्शन, इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड, जिसमें क्या गया, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है और ट्रूप दस्तों पर ना, फौजी दस्तों पर क्या जाता है, हमला किया जाता है, एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन, ठीक है ना, और गोल क्या किए जाते हैं, और जो उनको ओपन किया जाता है, उनको ब्रोकन किया जाता है। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इन इज रेलिवेंट है, ऐसे फैक्ट जितने भी वो अकर हुए हैं, ठीक है ना, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ वार करने के सिलसिले में उसके साथ जुड़े हुए हैं, कड़ी के साथ कड़ी मिली हुई है, एक फैक्ट के दूसरे फैक्ट के साथ, वो क्या, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। और ये क्या कर रहे हैं, एज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन, दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, वो कहा है कि ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट होंगे, चाहे ये जो है उस वक्त वो तमाम फैक्ट्स के करीब मौजूद भी नहीं था, लेकिन क्या है, वो ए का जो वार वेज करना, वेजिंग वार मतलब कि वेज जंग के लिए, यानी कि हेल्प करना, वहां पे जंग के लिए उकसाना, ये क्या है, सारा रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा, ये इज रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ए सूज बी, ए करता है बी को, बी पर क्या करता है, बी को सू करता है फॉर लाइबल, कि उसने कोई उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दी है, इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कोरोस्पोंडिंग्स, इन द लेटर में, ठीक है ना, जो कि पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग, मतलब कि जब लेटर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं उसमें, लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, ठीक है ना, उसने क्या है कि जो लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, मतलब कि जिसकी में जो लाइबल एक, यानी कि उसके हद तक अमेज जो स्टेटमेंट है वो उसमें से निकली है, एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कोरोस्पोंडेंस इन विच इट इज कंटेन्ड, यानी कि वो जितनी भी उनके दरमियान कोरोस्पोंडिंग हुई है वो उस पर मुश्तमिल है, आर रेलेवेंट फैक्ट होंगे, दो दे आर डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ, दो दे डू नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ, मतलब क्या है कि वो तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं, वो जितने भी लेटर्स हैं, वो चाहे वो लाइबल स्टेटमेंट्स पे ना यानी कि मुश्तमिल हो, लेकिन फिर क्या है, वो जो एक जो लाइबल स्टेटमेंट जो है जिस पर वो लेटर में मुश्तमिल एक, वो क्या है,
वो क्या कहलाएंगे, वो इज रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। वो जितने भी लेटर्स होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे, ठीक है ना। उनका क्रॉसपॉन्डिंग करना एक दूसरे के साथ, उनका लेटर्स लिखना, और उन लेटर्स में हत्ता के मेज उनके लाइबल होता है, हत्ता के मेज कुछ स्टेटमेंट देना किसी के खिलाफ, ठीक है ना। ए बी ने दी ना, ए ने इसलिए उसको सू किया, ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। आगे जी डी क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर टू ए और नॉट। उसने कहा दो क्वेश्चन ये है कि वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर टू ए, डिलीवर को दे दी गई है जो फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर टू ए को मिल गई है या नहीं मिली। द गुड्स वर डिलीवर टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली। क्या हुआ कि जो गुड्स है दरमियान में बहुत सारे लोगों को यानी कि सक्सेसफुली यानी कि पहुंचा दी गई थी। ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट, ईच डिलीवरी इज अ रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है ना। मतलब कि जो भी डिलीवरी की गई है, मतलब डिलीवरी तो सबको की गई है। अब एक है कि मुझे डिलीवरी नहीं की गई, वहां पे सारे यानी कि उनकी जो बुक है उनकी डिलीवरी हार्ड डिलीवरी साबित करेंगे डिलीवरी तो हुई है, तो इसका मतलब डिलीवरी हुई है। तो ये तमाम डिलीवरी क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट होंगे। एक डिलीवरी का इशू है तो उसके रिलेटेड जितने भी डिलीवरीज होंगे तमाम उसके साथ रेलिवेंट होंगे, ठीक है ना। ये था एमसीक्यू नंबर 7। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, एमसीक्यू नंबर 7 का फैक्ट विच दो नॉट इन इशू और नॉट इशू नहीं है आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये आ जाएगा सेम ट्रांजैक्शन, सी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे एमसीक्यू नंबर 8 ये कहता है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड, वो अगर इस तरह कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, रेलिवेंट होंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है, वो रेलिवेंट होंगे। वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ये आ गया सी ऑप्शन, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया ना। ये आपका सी वाला ठीक है। 9 एमसीक्यूज ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। जो ए है वो क्या है, वो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उसने क्या कि उस पर इल्जाम है बी कि उसको मारा है। अब वेदर वट एवर वाज सेड बाय द सेड आर डन बाय ए और बी, ए ने जो कहा जो बी ने किया, ठीक है ना। आर बाय स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे आएगा बाय द आर बाय द आएगा बाय स्टैंडर्ड्स, जो वहां पे लोग खड़े उन्होंने जो कहा उस वक्त जब उसको मारा जा रहा था, तो ए ऑप्शन ठीक आएगा इसका। आगे जी एमसीक्यूज नंबर 10 जो है, एमसीक्यूज नंबर 10 क्या कहता है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान। ए पर इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान पर यानी कि ना खिलाफ जंग का शुरू की, उस पर यानी कि उकसाया लोगों को, और उसने उसमें प्रॉपर्टी तबाह की, ट्रूप्स पर अटैक किए गए, गोल्स आर ओपन और जो किए गए, और द occurrence ऑफ दिस फैक्ट्स, ये जितने भी फैक्ट्स अकर हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, आर रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। इज रेलिवेंट फैक्ट होगा, इज रेलिवेंट, ये रेलिवेंट फैक्ट है, बी ऑप्शन ठीक है जी। आगे एमसीक्यू नंबर 11 करते हैं। ए सूज करता है बी को लाइबल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना, और उसने यानी कि जितनी भी उनके में करस्पॉन्डिंग हुई है वो क्या है, वो आर रेलिवेंट होंगी, वो रेलिवेंट होंगे, आर रेलिवेंट फैक्ट होंगी। सी ऑप्शन ठीक है जी, आर रेलिवेंट फैक्ट, दो दे आर नॉट कंटेन द लाइबल इटसेल्फ। आगे एमसीक्यू नंबर 12 जो क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 12 कहता है द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर टू ए और नॉट, कि ए को डिलीवर कर दी गई है, और जितनी भी डिलीवरी हुई है सेवरल पर्सन्स को, मतलब दोस्त दरमियान, ठीक है ना, वो सारे क्या है, ई डिलीवरी क्या है, इज अ रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट है, सी ऑप्शन ठीक है। आगे 20 एमसीक्यू जो आर्टिकल है 20 करते हैं। आर्टिकल 20 ये कहता है, हमें आर्टिकल 20 ये कहता है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन, जो ओकेजन क्या हो, ओकेजन मतलब कि ओकेजन हुआ, वाक़या हुए हो, काज सबब बना हो, या इफेक्ट उसका किसी इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इशू, किसी फैक्ट इन इशू का कोई के असरात में हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ये देखते हैं, पढ़ते हैं जी। उसने कहा फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, जो ओकेजन है यानी कि वो यानी कि वकूअ पज़ीर हुए हों, काज उसबाब वजह बने हो, या इफेक्ट के या किसी चीज का रिजल्ट हो, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू के, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, जो कि कोई किसी चीज़ों की वो कंस्टिट्यूट करती है, उसके स्टेट को करती है, अंडर विच दे आर हैपन, जिस जिस सर्कमस्टांसेस में भी वो हैपन हुए, और विच ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन, जिसमें किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी की मदद से वो ट्रांजैक्शन वो फैक्ट अकर हुआ है या ट्रांजैक्ट हुआ है, ठीक है ना, एक ही मतलब है। वो तमाम फैक्ट क्या कहलाएंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे।
इलस्ट्रेशन करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रोड बी और नॉट। देखिए अब ए रोड बी और ए रोड बी, अब क्वेश्चन ये है कि ना ए ने बी को रॉब किया है, ठीक है ना। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, रॉबरी थोड़ी देर पहले बी क्या गया, वो एक मेले में गया, वहां पे उसने अपनी, उसके पास कुछ मनी थी, और दैट ही शोड इट आर मेंशन द फैक्ट, उसने फैक्ट को मेंशन किया दैट ही हैड इट, कि उसके पास वो पैसे हैं, टू द थर्ड पर्सन, ये तो थर्ड पर्सन को दिखाना है उसके पास पैसे हैं मेले में जाकर, तो वो क्या, तो वहाँ फैक्ट क्या होंगे, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। द क्वेश्चन बी, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, बी को मर्डर उसने किया, यानी मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो मार्क्स थे प्रोड्यूस बाय द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल के दौरान बने, आर नियर द प्लेस वेदर मर्डर वाज कमिटेड, आर एलिमेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। अब जितने भी वहाँ बने मर्डर के प्लेस पर जितने भी निशानात बने, वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली, वो ए ने बी को मर्डर किया या नहीं किया, वो सारी चीज़ें वो रेलिवेंट होंगी, वो तमाम फैक्ट्स क्या होंगे, वो रेलिवेंट होंगे। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, ए ने बी को जहर दिया या नहीं दिया, सवाल ये है। द स्टेट ऑफ बी हेल्थ बिफोर द सिम्टम ascribed टू पॉइजन, जो बी से यानी कि जहर देने से पहले जो उसकी हेल्थ की कंडीशन थी, एंड हैबिट ऑफ द बी, वो वाली चीजें, एंड नोन टू बी, वो बी को पता थी, एंड विच ऑफ ऑफर्ड ऑफर्ड और क्या किया, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, अब उसने क्या किया, ऑफर्ड की कि मैं बी को जहर देता हूँ, अपॉर्चुनिटी उसको अवेल की और उसने बी को जहर दी। आज ये तमाम जितने भी फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे, यानी कि थोड़ी देर कुछ दिन पहले तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अब थोड़ा कुछ दिन बाद वो उसकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ना शुरू हो गई, कोई बीमार भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब उसको पता लगा कि फौज में इसको जहर दी गई है, अब जहर दी गई इसने, तो ये तो यही बेहतर जानता है ना, तो फिर एक इसको लाया जाएगा कटेरे में, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13 क्या कहता है कि फैक्ट्स व्हिच आर द ओकेजन काज आर cause are constitute effect are state of thing, क्या आ जाएगा, फैक्ट विच आर द ओकेजन काज आर इफेक्ट, बी ऑप्शन ठीक आ जाएगा जी। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14, इसमें आ जाएगा द टू द थर्ड पर्सन, द क्वेश्चन इज वेदर ए रोड बी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जनाब, इसका आ जाएगा आर रेलिवेंट, या रेलिवेंट, सी ऑप्शन आएगा जी इसका। आपने इसको अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने अपने ऊपर पढ़ा दिया, इसको बार बार पढ़ूंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी होगा, पहले भी ये 22 नंबर का 22 मिनट का हो चुका है, और अभी 8 पेज हुए हैं, 15 पेज मैंने आपको करवाने हैं। चलें जी आगे, एमसीक्यू नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी को, बी ने ए ने बी को जहर दी या नहीं दी, जितनी भी सिम्टम्स उसके यानी कि पॉइजन देने से पहले और बाद की जो ज़ाहिर हुई, और ए ने जो अपॉर्चुनिटी अवेल की जहर देने की, वो तमाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन आ जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। आगे जी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 कहता है कि मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव किसी को कोई काम करने का मोटिव नियत रखना, प्रिपरेशन उसकी तैयारी करना, और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, चाहे पिछला कोई कंडक्ट हो या उसने पहले किया हो या बाद में किया जाए, वो तमाम क्या हो गए, फैक्ट्स को ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, उसने कहा कोई भी फैक्ट वो रेलिवेंट होगा विच शोज आर कंस्टिट्यूट a motive, which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact। उसने कहा कि एक फैक्ट जो है वो एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा विच शोज अ कंस्टिट्यूट, जो शो करता है या कंस्टिट्यूट करता है मोटिव, किसी का मोटिव या प्रिपरेशन, क्योंकि इसने मोटिव रखता था कोई ना कोई इसका, या प्रिपरेशन उसकी तैयारी के बारे में कोई शो करता हो, फॉर एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट, फॉर किसी भी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट के बारे में वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। 2, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का कंडक्ट ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के लिहाज से एजेंट का कंडक्ट, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग में, रेफरेंस टू द सच सूट और प्रोसीडिंग, उस सूट और प्रोसीडिंग में, आर इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयरइन, आर एलिमेंट देयरटू, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी person an offense against whom is the subject of any proceeding इज रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है, इज रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है, ठीक है ना। इफ सच कंडक्ट ही इन्फ्लुएंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है, अगर वो कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, ये तमाम क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। मतलब कंडक्ट का बारे में बात हुई, किसी पार्टी का एजेंट का, वो पार्टी के लिहाज से, पार्टी किसी दूसरे के लिहाज से, फैक्ट इन इशू या फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट के लिहाज से, वो तमाम फैक्ट कहलाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं।
वो कहता है कि द वर्ड कंडक्टर इन दिस क्लास डज नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट नहीं होंगी शामिल और अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्स अदर देन स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्स अदर देन द स्टेटमेंट अगर वो क्या करते हैं स्टेटमेंट के अलावा कोई किसी एक्ट को क्या करती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर आर्टिकल ऑफ दिस ऑर्डर बट लेकिन वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगी किसको रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट के चैप्टर्स में किसी भी को इफेक्ट नहीं करेगी जो इस ऑर्डर के किसी भी आर्टिकल में दिया गया हो। आगे चलते हैं जी एक्सप्लेनेशन 2 when the conduct of any person is relevant जब किसी का conduct relevant होगा any statement made to him उसको किसी ने भी statement दी है or in his presence or hearing which affect such conduct is relevant उसको relevant हम कहेंगे उसने कहा the conduct of any person is relevant एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम उसको इसने स्टेटमेंट दी है और इन हिज प्रेजेंस उसकी प्रेजेंस में उसने सुना है हियरिंग में विच अफेक्ट सच कंडक्ट उसके कंडक्ट को जो अफेक्ट करती हो इज रेलिवेंट होगी ठीक है ना मतलब ए ने बी को मारा बी ए ने क्यों मारा है बी ने उसको सडन प्रोवोकेशन लाई मतलब उसको गाली निकाली उसने जो भी कहा वो क्या हो जाएगी रेलिवेंट हो जाएगी। Illustration A is tried for the murder of B the fact that the A murdered C अब फैक्ट ये कि ए ने सी को मर्डर किया है दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी अब बी को जब पता था कि इसने सी को मारा है एंड बी दैट हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द ए बी से ए से बी ने मनी निकालने की कोशिश की ठीक है ना बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक को कर देगा और रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा ठीक है ना ये तमाम रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब बी को मारा है किसने ए ने बी को मारा है ए ने मारा है क्योंकि अब बी को ये पता था कि सी को भी ए ने मारा है तो बी चाहता था कि मैं इससे पैसा निकलवाऊं तो ए ने बी को मार दिया तो ये क्या तमाम सारे रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। आगे ए सूज बी अपॉन ए बॉन्ड ऑफ द पेमेंट ऑफ द मनी ए बी को सू करता है कि आपने हमें जो ना वो जो पेमेंट नहीं दी ठीक है ना जो बॉन्ड आपने साइन किया था। बी डिनाइज दैट मेकिंग ऑफ बॉन्ड बी डिनाई कर देता है कि बॉन्ड मैंने साइन ही नहीं किया। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज alleged टू बी मेड जब जिस वक्त मतलब बॉन्ड लिखा गया था बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज इज रेलिवेंट बी ने पार्टिकुलर पर्पज के लिए मनी रिक्वायर की थी या नहीं की थी ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा ठीक है ना। A is tried for the murder of B by the poison of that factor. A को ट्राई किया जा रहा है कि उसने B को पॉइजन दी है before the death of the B उससे पहले A procured poison similar to that procured poison similar to that which was administered to B is a relevant fact मतलब कि A को ट्राई किया जाएगा उसने B को पॉइजन दी है कि बी की डेथ के से पहले उसने क्या किया है ए ने उसको यानी कि पॉइजन को लेके आया है और बी को उसने एडमिनिस्ट्रेट की मतलब दी है ये तमाम सारे फैक्ट क्या हो जाएंगे रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ये जो है अब आगे डी है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा ए को जो भी इधर आप इस वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा सारे रेलिवेंट फैक्ट में आ जाएंगे ठीक है ना। आगे एफ जो है ये भी आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ना दो क्वेश्चन जी जो है इसको भी आपने पढ़ लेनी एच आई जे ये सारी रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड इसको आपने पढ़ लीजिएगा ठीक है। अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवा देता हूँ। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज आर कंस्टिट्यूट अ मोटिव ऑफ प्रिपरेशन ए ऑप्शन ठीक है जी इसका। एमसीक्यू नंबर 70 द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगे it was relevant fact previous or subsequent it was previous or subsequent यहाँ पे आएगा ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 18 अच्छा ये जो सारी चीजें हैं ना जो ये रेलिवेंसी वाला ये बड़ा थोड़ा पेचीदा से चीजें हैं इसको आपने ना इसको लेक्चर्स को दोबारा सुन लेना आपको तब जाके समझ आएगा जी ठीक है ना जो थोड़ा क्रिटिकल सा ये है। द वर्ड कंडक्ट इसमें क्या आ जाएगा इररिलेवेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट्स इसमें क्या आ जाएगा रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट ये सी ऑप्शन ठीक है जी इसका। आगे जी 19 में
When the conduct of any person is relevant, a statement made to him in his presence or hearing which affect the such conduct is क्या हो जाएगा, relevant हो जाएगा। ये आपने करना है, relevant हो जाएगा। 20 क्या कहता है, ए ट्राई को बी ए को ट्राई किया जाता है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब ये क्या है कि उसने बी से ए से मनी लेने की कोशिश की, तो ए ने बी को मार दिया, तो बी ने धमकी दी थी कि मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट, आर रेलिवेंट फैक्ट हो गए, ठीक है ना, आर रेलिवेंट। आगे जनाब क्या हो जाएगा, ये जनाब है 21 एमसीक्यू नंबर। ए सूज करता है बी को अबाउंड फॉर पेमेंट, कि उसने मुझे पेमेंट वापस नहीं की। अब ये क्या है, उसने पेमेंट वापस नहीं की, जब वो अमाउंट किया गया, जब उसने पैसे मांगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पार्टिकुलर पर्पस के लिए, तो ये भी क्या हो गया, रेलिवेंट, रेलिवेंट कहलाएगा, रेलिवेंट कहलाएगा। बी ऑप्शन ठीक है, रेलिवेंट सूट नहीं होगा, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 20 व 22, एमसीक्यू नंबर 22 ये क्या कहता है, एमसीक्यू नंबर 22 कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, कि ये विल ए की विल है या नहीं है। फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द अलेज्ड विल ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर्स टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ द अलेज्ड विल रिलेट। वो कह रहा है कि जो फैक्ट्स में है, नॉट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द अलेज्ड विल ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर टू व्हिच द प्रोविजंस ऑफ द अलेज्ड विल रिलेट। जिसमें जो उनके जो एलिज्ड विल है, जिसके बारे में ये कहा कि ये विल जो है वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, दैट ही कंसल्टेड एडवोकेट इन रेफरेंस टू द मेकिंग द विल, जिस बारे में उसने विल के बारे में एडवोकेट से कंसल्ट किया, दैट ही कॉज ड्राफ्ट ऑफ अदर विल्स, उसने ड्राफ्ट अदर विल्स के ड्राफ्ट यानी कि उसने तैयार किया, टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ विच ही डिड नॉट प्रूव, उसने वो डिड ना कोई प्रूव नहीं किया। ये क्या हो जाएंगे, आर रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ये सारा ए ऑप्शन ठीक है इसका। एमसीक्यू नंबर 23, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, उसने उस पर क्राइम का इल्जाम है, ये क्या आ जाएगा, आर रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, आर रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ए ऑप्शन ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ले जनाब, यहाँ तक मैंने एंड से आकर थोड़ा सा स्पीड अप किया था, बाकी मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था। ये आपका था लेक्चर नंबर 6, और आज ये लेक्चर नंबर 7 भी है, क्योंकि ये लेंथी लेक्चर है। आज ही का ये आपको मैंने डिलीवर कर दिया है, ठीक है ना। आज लेक्चर्स इसी यानी इसमें यानी कि आप दोनों लेक्चर्स पढ़ लेंगे, 6 और 7 ये दोनों है। कल को हमने इंशाल्लाह 7 जो लेक्चर्स है ना वो पढ़ेंगे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।